हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम इतिहास विषय के लेसन प्लान नंबर 12 को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे ऊपर रहेगा पाठ्य योजना संख्या 12। उसके बाद रहेगा क्लास या कक्षा, ये यहाँ पे उस क्लास को लिखेंगे आप जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद चक्र, जिसे कालांश कहते हैं, ये पीरियड होता है जिस पीरियड में आप शिक्षण कार्य करेंगे, यहाँ पे उसको लिखेंगे। उसके बाद अवधि यानी टाइम, जितने टाइम पीरियड में आपको ये अपना लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाना होता है, यहाँ पे वो लिखेंगे। सबको 35 से 40 मिनट मिलते हैं। तो ये यहाँ पे बीच में सबसे पहले ऊपर रहेगा सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान, उपविषय इतिहास, प्रकरण जिसे टॉपिक बोलते हैं सल्तनत कालीन समाज। उसके बाद दिनांक, यहाँ पे उस दिनांक को डालेंगे आप जिस दिनांक में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद विद्यालय का नाम, यहाँ पे उस विद्यालय का नाम रहेगा जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करेंगे। इसके बाद रहेगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम वो लिखेंगे कि हम इतिहास विषय पढ़ाने का हमारा बच्चों को क्या उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं। पहला उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति के विभिन्न क्रियाकलापों से परिचित कराना। छठवां, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। इसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद रहेगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष 4 पक्ष हैं। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा अनुप्रयोगात्मक और चौथा कौशलात्मक। तो चलिए देखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र सल्तनत कालीन समाज के विषय में जान सकेंगे। बी, छात्र सल्तनत कालीन समाज से संबंधित इतिहास को जान सकेंगे। फिर बोधात्मक, विशिष्ट इसके पक्ष बोधात्मक है दूसरा। इसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र सल्तनत कालीन समाज की तुलना अन्य वंशों के समाज से कर सकेंगे। बी, छात्र सल्तनत कालीन समाज की व्याख्या कर सकेंगे। फिर विशिष्ट देश के पास तीसरा है अनुप्रयोगात्मक। इसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र सल्तनत कालीन समाज से संबंधित ज्ञानोपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बी, छात्र सल्तनत कालीन समाज का विश्लेषण कर सकेंगे। इसके बाद विशिष्ट देश के पास चौथा है कौशलात्मक। कौशलात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र सल्तनत कालीन समाज को समझ सकेंगे। बी, छात्र सल्तनत कालीन समाज की संरचना को जान सकेंगे। इसके बाद हमारा विशिष्ट देश के बाद रहेगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चित्र, बैनर, पोस्टर, इन सब का प्रयोग हम करते हैं ताकि बच्चों को हम दिखा के उन्हें समझा सके सही से। तो इसमें हमारा सहायक सामग्री है कबीर, मीराबाई, गुरु नानक देव तथा चैतन्य महाप्रभु का चित्र। बी, दूसरा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का चित्र, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली का चित्र। उस सहायक सामग्री के बाद रहेगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान छात्र जो पिछली कक्षा से पढ़ के आए रहते हैं या अपने आस पड़ोस से सुने रहते हैं, तो उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज होता है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक के विषय में। तो देखते हैं पूर्व ज्ञान में क्या है। छात्र सल्तनत कालीन समाज के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद पूर्व ज्ञान के बाद रहेगा हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे ऊपर रहेगा छात्राध्यापिका क्रियाएं, उसके बाद विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि या सहायक सामग्री, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। प्रस्तावना में हम सबसे पहले छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता ये होती है कि ये जिगजैग मोशन में होते हैं। जिगजैग मोशन का मतलब ये होता है कि जो हम पहला प्रश्न पूछेंगे
उसका जो छात्र उत्तर देंगे उसी उत्तर से हम दूसरा प्रश्न बनाएंगे, और जो दूसरा प्रश्न रहेगा उसका जो छात्र उत्तर देंगे उसी प्रश्न उत्तर से हम तीसरा प्रश्न बनाएंगे, और तीसरे प्रश्न के उत्तर से ही हम चौथा प्रश्न बनाएंगे। और तो चौथा प्रश्न हमारा ज़्यादातर समस्यात्मक रहता है, उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। छात्रों, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? छात्र उत्तर देंगे तराइन का द्वितीय युद्ध। उसके बाद हम पूछेंगे छात्रों, तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी हुआ था? छात्र उत्तर देंगे मोहम्मद गोरी। फिर उसके बाद हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे छात्रों, मोहम्मद गोरी की विजय के साथ ही दिल्ली पर किसका शासन शुरू हुआ था? छात्र उत्तर देंगे तुर्क शासकों का। उसके बाद हम चौथा प्रश्न पूछेंगे छात्रों, तुर्क शासकों के शासन के प्रारंभ होने से भारत की सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है, और ये प्रस्तावना प्रश्न पूछने में और जो विद्यार्थियों ने इसके उत्तर दिए, यहाँ पे हमने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। उसके बाद प्रस्तावना के बाद हमारा रहेगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में है छात्रों, आज हम सल्तनतकालीन समाज के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन के बाद है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में रहेगा सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर उसके बाद शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में दो हैं, छात्राध्यापिका क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। उसके बाद रहेगा शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। उसके बाद श्यामपट्य कार्य। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है सल्तनतकालीन समाज। तो इसमें सब शिक्षण बिंदु में हम सबसे पहले छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है छात्रों, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भारत का शासक कौन बना? छात्र उत्तर देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे छात्रों, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासक बनते ही तुर्क राज्य क्या कहलाया? तो छात्र उत्तर देंगे तुर्क सल्तनत। फिर उनके बाद तीसरा प्रश्न पूछेंगे छात्रों, सल्तनतकालीन समाज के विषय में आप क्या जानते हैं? छात्र उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद हम इस छात्र विकासात्मक प्रश्न के बाद है शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। तो विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापिका ने किस विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में है छात्रों, सल्तनत काल के शुरुआती दौर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों, रिवाजों एवं विश्वासों में भिन्नता होने से समाज संघर्ष एवं टकराव की स्थिति पैदा होने लगी। तुर्कों के आगमन से उत्तर भारत ने पर्दा प्रथा को मजबूत किया। इसका स्त्रियों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वे घर में सिमटने लगीं। बाह्य आडंबर एवं धन संपत्ति का प्रदर्शन समाज की विशेषता बन गई, जिससे जीवन के नैतिक मूल्यों का हास्य होने लगा। किंतु लोग बनावटी जीवन से थकने लगे। उन्हें ऐसे वातावरण की ज़रूरत हुई जिसमें सामाजिक जीवन के नैतिक मूल्यों को बचाया जा सके। इसी समय भक्तों और सूफी संतों का पदार्पण हुआ। इन्होंने लोगों में आपसी समझ पैदा करने की कोशिश की और सादा जीवन उच्च विचार पर बल दिया। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापिका कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापिका कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाएं में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि है कथन एवं व्याख्यान विधि। उसके बाद है श्यामपट्टिकार। श्यामपट्टिकार में है भक्तों और सूफी संतों ने लोगों में आपसी समझ पैदा करने की कोशिश की और सादा जीवन उच्च विचार पर बल दिया। इसी के साथ हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। उसके बाद है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है भक्ति आंदोलन। तो दूसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। तो हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है छात्रों, क्या आप गुरु नानक जी को जानते हैं?
छात्र उत्तर देंगे हाँ। तो हम उनसे दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों गुरु नानक किस धर्म से संबंधित थे? छात्र उत्तर देंगे सिख धर्म से। फिर हम छात्रों से तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों गुरु नानक ने क्या उपदेश दिया था? छात्र उसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। विकासात्मक प्रश्न के बाद हमारा रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में है, छात्रों जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव तथा बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए। अतः सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को सुसंगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम तथा सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने धार्मिक कर्म कांडों की अपेक्षा भक्तिभाव से ईश्वर की उपासना को श्रेष्ठ बताया। यह आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन भक्तों में कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि प्रसिद्ध थे। कबीर काशी वाराणसी में एक जुलाहे बुनकर परिवार में इनका पालन पोषण हुआ। ये निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर की रचना बीजक है, जिसमें साखी, सबद, रमैनी समाहित है। फिर मीराबाई ये मेड़ता के राठौर राणा रतन सिंह की पुत्री थी। ये कृष्ण की उपासना में भजन गाया करती थी। फिर दूसरा है गुरु नानक में है 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान नामक स्थान पर गुरु नानक का जन्म हुआ था। इन्होंने सिख धर्म चलाया तथा एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इसके बाद है चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य आडंबर तथा कर्मकांड का विरोध किया। रैदास ने लोगों को शिक्षा दी कि भक्ति से ही मनुष्य मोक्ष पाता है। रामानंद ने शुद्ध आचरण एवं भक्ति पर विशेष बल दिया। दादू, तुकाराम जैसे संतों ने भी अपने विचारों द्वारा भक्ति आंदोलन को गति दी। इन संतों ने आम लोगों की बोली में कई सुंदर गीतों की रचना की। उनका मानना था कि सभी मनुष्य ईश्वर की नज़र में समान है और हिंदू तथा मुसलमान दोनों का एक ही ईश्वर है। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापक का कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापक का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रिया। विद्यार्थी क्रिया में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद शिक्षण विधि है कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्टी सारांश। श्यामपट्ट सारांश में है भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, मीराबाई, वल्लभाचार्य आदि थे। कबीर की रचना बीजक है, जिसमें साखी, सबद, रमैनी समाहित है। इसी के साथ ही हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। दूसरे शिक्षण बिंदु के बाद है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा सूफी संत। तीसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। तो हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों बीजक किसकी रचना है? छात्र उत्तर देंगे कबीर की। फिर हम उनसे दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों कबीर कौन थे? छात्र उत्तर देंगे संत कवि थे। फिर हम उनसे तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों क्या आप बता सकते हैं कि सूफी संत किसे कहते हैं? छात्र उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। तो और इस
विकासात्मक प्रश्न को पूछने में छात्राध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। विकासात्मक प्रश्न के बाद हमारा रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में है, छात्रों, मुसलमान भक्त संतों को सूफी संत कहा जाता है। इन सूफी संतों में अजमेर के ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद प्रमुख माने गए। भक्त संतों और सूफी संतों के विचार आपस में बहुत मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का तरीका है। सूफी मत के अनुयायी एक ईश्वर में विश्वास करते थे। शांति, अहिंसा एवं सहिष्णुता एवं मानवता के प्रति प्रेम की भावना में भी उनका अटूट विश्वास था। सूफी संतों से हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही अत्यधिक प्रभावित हुए। शैव महिला योगी लल्ला या लल्ल योगेश्वरी कश्मीर की विधवा ब्राह्मण थीं। कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी संत शेख नूरुद्दीन वली समेत कई सूफी संत इन्हें अपना पीर या गुरु मानते थे। वह कहती थीं, ईश्वर सब जगह है, सब में है, फिर हिंदू और मुसलमान में फ़र्क मत करो। अगर तुम समझदार हो तो अपने को, आपको समझो, यही ईश्वर ही की सही समझ है। इसके बाद हमारा है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाएं हैं, विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। इसके बाद है विद्यार्थी क्रियाएं के बाद है हमारा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में है पहला, मुसलमान भक्त संतों को सूफी संत कहा जाता है। दूसरा है शैव महिला योगी लल्ला या लल्ल योगेश्वरी कश्मीर की विधवा ब्राह्मण थी। इसी के साथ ही हमारा ये जो प्रस्तुतिकरण है वो समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद है हमारा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में है हमारा पहला प्रश्न है, छात्रों, बीजक किसकी रचना है? छात्र उत्तर देंगे कबीर की। फिर हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे छात्रों से, छात्रों, मीराबाई किसकी पुत्री थी? छात्र उत्तर देंगे राणा रतन सिंह की। फिर हम उनसे तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? छात्र उत्तर देंगे 1469 ईस्वी में। फिर हम उनसे चौथा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, कबीर का पालन पोषण कहाँ हुआ था? छात्र उत्तर देंगे काशी वाराणसी में। फिर हम उनसे पांचवा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, गुरु नानक ने कौन सा धर्म चलाया? तो छात्र उत्तर देंगे सिख धर्म। उसके बोधात्मक प्रश्न के बाद हमारा रहेगा श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में है पहला, भक्तों और सूफी संतों ने लोगों में आपसी समझ पैदा करने की कोशिश की और सादा जीवन, उच्च विचार पर बल दिया। दूसरा, भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, मीराबाई, वल्लभाचार्य आदि थे। तीसरा, कबीर की रचना बीजक है जिसमें साखी, सबद, रमैनी समाहित है। चौथा, मुसलमान भक्त संतों को सूफी संत कहा जाता है। पांचवा, शैव महिला योगी लल्ला या लल्ल योगेश्वरी कश्मीर की विधवा ब्राह्मण थी। इसके बाद श्यामपट्ट सारांश के बाद हमारा रहेगा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में है छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। फिर निरीक्षण कार्य के बाद हमारा रहेगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम पहला प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन कौन थे? दूसरा, छात्रों, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तीसरा,
छात्रों प्रमुख सूफी संतों के नाम बताइए। फिर चौथा प्रश्न पूछेंगे छात्रों योगी लल्ला कौन थी। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद हमारा रहेगा गृह कार्य। गृह कार्य में पहला है सूफी संत किसे कहते हैं। फिर दूसरा है भारत में स्त्रियों की स्थिति पर किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तीसरा प्रश्न है सूफी संत एवं भक्त संतों में क्या समानता थी। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा जो लेसन प्लान नंबर 12 है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।